सवाल ये पैदा होता है कि अटल जी का पर्सनल लॉ चलेगा मुल्क में यानी कॉमन सिविल कोड, या फिर जो है अडवाणी जी का चलेगा, या फिर संघ प्रिय गौतम का चलेगा, या कल्याण सिंह का चलेगा, ये भी तय हो जाना चाहिए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जय हिंद साथियों, आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे लंबे अंतराल के बाद, सबसे पहले तो माफ़ी, काफ़ी गैप हो गया जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आज का जो मुद्दा है वो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है। ये मुद्दा काफ़ी अहम है क्योंकि सामने यूपी का इलेक्शन है, अगले साल यूपी के चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए माहौल पहले से बनाया जाएगा। आज दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है तलाक को लेकर के, जिसमें हाई कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने का ये सही समय आ गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके फैसले को कानून मंत्रालय को अवगत कराया जाए ताकि कानून मंत्रालय इस सिलसिले में विचार विमर्श कर सके। लेकिन कॉमन सिविल कोड इतना अहम इसलिए है, सबसे पहले तो मैं अदालत को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अदालत ने कम से कम ये टिप्पणी की कि कॉमन सिविल कोड यानी लोगों को कॉमन रखने का समय आ गया है। अच्छी बात है। इस पूरे मामले में इलियास आज़मी साहब जो पूर्व लोकसभा सांसद हैं, उनसे हमने बात की। बातचीत में उन्होंने बताया कि विजय गोयल साहब ने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था जिसमें उन्होंने कॉमन सिविल कोड लाने की बात कही थी, जिस पर बनातवाला साहब ने पूरी तकरीर की। इलियास आज़मी ने कहा कि बनातवाला की तकरीर इतनी जज्बाती थी और इस तरह से बीजेपी वालों को और एक मौका दे रही थी इस कोड को बढ़ाने के लिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने संगमा साहब जो उस वक्त स्पीकर थे, मैंने उनसे अनुमति मांगी। तो उन्होंने कहा कि चूंकि लिस्टेड सिर्फ एक मेंबर हैं बनातवाला साहब, इसलिए जब वो बोल लेंगे तो आप ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। इलियास आज़मी ने कहा कि हमने अपनी बात जब पार्लियामेंट में रखी, 45 मिनट की तकरीर अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तरह से देखते रहे, मुंह खोल के सुनते रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरी तकरीर के ख़त्म होने के बाद कहा कि बीजेपी के 40 से 50 सांसद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अब इसको बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से इस कोड को हटा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो समझ रहे थे सांप यहाँ तो लकीर भी नहीं है, फिर पीटा किसको जाए, और वोट भी इससे मिलने वाला नहीं है। इलियास आज़मी ने जिन तर्कों के साथ वतन समाचार को बताया है वो काफ़ी अहम है। हमने सोचा कि आज अपने दर्शकों को वो पहुँचा दें। उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले तो पार्लियामेंट से ये कहा कि ये बीजेपी जिस संस्था के मातहत चलती है, इसके पीछे जो संस्था है, जो तंजीम जिसको चलाती है, वो आरएसएस है। आरएसएस ने कभी इंसानों को कॉमन माना ही नहीं, कम से कम वो एक कोड को कॉमन मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि फिर हमने सवाल किया कि दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ साउथ एक्स में, वहाँ बिजली 2-3 घंटे कटती है। मुंबई में जाता हूं तो वहां बिजली कटती नहीं है। ओखला में आता हूं तो वहां बिजली आएगी नहीं आएगी इसका पता ही नहीं है। अब जब बिजली ही कॉमन नहीं है तो फिर कॉमन सिविल कोड कैसे होगा। फिर दूसरा तर्क हमने ये दिया कि इस मुल्क में 50 लाख लोग मिनरल वाटर पीते हैं, बहुत सारे लोग कुएं का पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग तालाब का पानी पीते हैं, और बहुत सारे लोगों को साफ और स्वच्छ पानी नसीब ही नहीं होता है, बल्कि गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अब जब बिजली कॉमन नहीं है, पानी कॉमन नहीं है, मंत्री महामंत्री आप लोग देखते होंगे कोई 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लीटर के बोतल पीते हैं, और यहाँ इंसान को 1 रुपये लीटर का भी पानी नसीब नहीं है, जबकि पानी इंसानों का मौलिक अधिकार है। अब उसके बाद उस ज़माने में सिकंदर बख्त साहब ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने, इलियास आज़मी का कहना है कि आमरण अनशन का ऐलान किया, उसकी वजह से फसाद हुए और 3-4 लोग तकरीबन मारे गए। उसके बाद इलियास आज़मी साहब ने यह भी बताया कि कॉमन सिविल कोड का जहाँ तक मसला है तो मुसलमानों में केरला में एक जो जाति होती है वो मोबला है। मोबला का अलग अपना सिविल कोड है और पर्सनल लॉ, और बाकी मुसलमानों का पर्सनल लॉ अलग है। ना मोबला मुसलमानों का बाकी मुसलमानों से कोई संबंध ही नहीं है पर्सनल लॉ के मामले में। उन्होंने कहा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि अटल जी का पर्सनल लॉ चलेगा मुल्क में यानी कॉमन सिविल कोड, या फिर जो है अडवाणी जी का चलेगा, या फिर संघ प्रिय गौतम का चलेगा, या कल्याण सिंह का चलेगा, ये भी तय हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल जी का जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से लड़की कुंवारी रहेगी, लेकिन कभी उसकी शादी दूसरे मर्द से नहीं हो सकती है अगर उसके पति का इंतकाल हो जाए, उसका पति मर जाए, फौत हो जाए। बावजूद इसके कि उसके घर वाले शादी करना चाहें तब भी नहीं हो सकती है, अटल जी का पर्सनल लॉ कहता है। एडवाणी जी का पर्सनल लॉ बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसके विपरीत है।
कि वो अपनी भतीजी की सलीम वाड्रा से शादी करते हैं और लड़के लड़की दोनों को जाकर के आशीर्वाद दे के आते हैं। कल्याण सिंह का पर्सनल लॉ बिल्कुल इसके विपरीत है। उनका पर्सनल लॉ ये कहता है कि हर साल लड़की अगर दामाद मर जाए, पति मर जाए, तो उसकी पत्नी की हर साल शादी हो सकती है। इसके बाद बीजेपी के एक और लीडर हैं जिनका आरएसएस से जुड़ा हुआ है, संघ प्रिय गौतम का, उनके यहाँ एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई कैद नहीं है। अब सवाल ये है कि बीजेपी में अटल जी भी हैं, अडवाणी जी भी हैं, कल्याण सिंह साहब भी हैं, संघ प्रिय गौतम साहब भी हैं, किसका पर्सनल लॉ चलेगा? तो क्या आम लोगों को पर्सनल लॉ के नाम पे, कॉमन सिविल कोड के नाम पे बेवकूफ़ बनाने की ये चाल तो नहीं है कि एक इलेक्शन आएगा, इसका मुद्दा खड़ा होगा और फिर कौन सा सिविल कोड आएगा? कम से कम भारतीय जनता पार्टी या इसके लोगों को देश के समक्ष, जुडिशरी के समक्ष ये प्रस्ताव रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए। और ये बात वो लोग कर रहे हैं, आप तस्वुर करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी गोवा और केरला में कहती है कि साहब बीफ यानी लीगल बीफ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को बीफ प्रोवाइड कराएंगे। उत्तर प्रदेश में ये लोग आ जाते हैं, बिहार में ये लोग जाते हैं, बंगाल में ये लोग जाते हैं, तो बीफ बहुत बड़ा मसला बन जाती है और कहा जाता है कि साहब वहाँ गाय मम्मी हो जाती है और यहाँ गाय यम्मी हो जाती है। खुद बीजेपी के पूर्व जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर पर्रिकर साहब, इनका देहांत हो चुका, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नोबडी कुड स्टॉप द लीगल बिजनेस ऑफ बीफ। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका हो वो कहता है कि साहब लीगल बीफ को कोई नहीं रोक सकता है और यहाँ गाय को मम्मी और यम्मी बना दिया गया। अब इलियास आदमी साहब ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ऐसे भी कानून रहे हैं कि अगर एक वही जुर्म ब्राह्मण करता है तो 10 रुपये जुर्माना, छत्री करता है तो 20 रुपये जुर्माना, वैश्य करता है तो 30 रुपये जुर्माना और अगर शूद्र करता है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसा भी हमने देखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों पे जो आरोप लगता है कि साहब 2 शादी 4 शादी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि संसद को मैंने ये भी जवाब दिया कि पहले ज़माने में जंगें होती थीं, लोग काफ़ी मर जाते थे, हालात अच्छे नहीं होते थे, तो इसलिए लोग शादी करने पे मजबूर होते थे। औरतों की तादाद ज़्यादा होती थी तो उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी किफ़ालत कौन करेगा, इसलिए ऐसा होता था। ऐसा नहीं है कि कोई और 4 शादी तब होगी, 2 शादी तब होगी, 3 शादी तब होगी जब आप पहली बीवी से अनुमति लें, वो राज़ी हो, खुश हो और आप सबके दरमियान अदल, जस्टिस, इंसाफ करने की हिम्मत रखें, तब आप शादी कर सकते हैं, वरना एक ही शादी आपके लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि फिर एक सवाल ये आया संसद के सामने, तो मैंने कहा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी शादियां की थी उसका कारण ये था कि वो चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तमाम मोमिन लोगों की माएँ थीं, तो माओं से बेटे निकाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक नहीं दिया। ये मैंने संसद के सामने बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जो हिंदू लीडर रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, उनकी 4-5 से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं और आरोप लगता है मुसलमानों पे कि मुसलमान 4-5 से ज़्यादा शादी करते हैं। जब पूरी बात मैंने संसद के सामने रखी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे खुद मुबारकबाद दी। संसद के बाहर आकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा कि इस कॉमन सिविल कोड को बीजेपी के एजेंडे से अब हटा देना चाहिए, हम तो सांप समझ करके पीट रहे थे, यहाँ तो लकीर भी नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अब चूंकि इलेक्शन आया है तो इस तरह के मुद्दे जुडिशरी के फैसले की आड़ में उठाए जाएंगे और माहौल गर्म किया जाएगा, कहा जाएगा फलां जाति वाले खतरे में हैं, फलां कौम खतरे में है, फलां समुदाय खतरे में है, और नेता आएंगे, रोटी सेकेंगे, इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे और सब गायब हो जाएंगे। आप वो जो गंगा के किनारे तैरती हुई लाशें कोविड में थीं वो भी आप भूल जाएंगे। आप वो भी भूल जाएंगे कि हमारे और आपके परिवार के लोगों ने किस तरह से सड़क पे दम तोड़ा था। आप वो भी भूल जाएंगे कि हमारे और आपके परिवार के लोगों ने किस तरह से ऑक्सीजन के लिए तड़पते तड़पते जान दे दी थी, उनको सही मेडिकल नहीं मिला, सही उपचार नहीं मिला, सही दवाएं नहीं मिली, सही सुविधाएं नहीं मिली, और वैक्सीनेशन का तो क्या कहना, सवालात उठते रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आँख खोल करके, कान खोल करके समझिए, देखिए, सुनिए और ये तय करिए कि हमारा एजेंडा, हमारे देश का जो एजेंडा होगा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए होगा। हमारे देश का एजेंडा, जो हमारा एजेंडा होगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए होगा, देश के स्वास्थ्य सिस्टम को ठीक करने के लिए होगा, देश के लीगल सिस्टम को ठीक करने के लिए होगा, देश में जो ऊंच नीच है उसको ठीक करने के लिए होगा, मुसावात, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी सबके लिए, सबको बराबर का मौका हो, सबको विकास के मौके मिलें।
आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही और सटीक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। और हाँ, याद रखिएगा, आप ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें, सहयोग भी करें, क्योंकि हम आपके सहयोग के बिना अधूरे हैं। आपका सहयोग ही हमें बिना रुके, बिना थके और बिना झुके सही समय में सही बात रखने का हौसला प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।